कभी कभी सिर्फ एक शब्द से एक पूरी दुनिया खुल जाती है ना? हाँ बिल्कुल। एक ऐसा शब्द जो किसी के स्वभाव, उसकी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि उसके स्वास्थ्य की पूरी कहानी से जुड़ा हो। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वे हमें एक ऐसे ही शब्द की गहराई में ले जाते हैं, कार्सिनोसिन। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी प्रोफाइल है, कह सकते हैं। एक पूरी प्रोफाइल। हाँ, आज हम जिस चीज की पड़ताल कर रहे हैं वो है कार्सिनोसिन। ये एक नोसोड है। नोसोड। हाँ, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना जरूरी है कि नोसोड होता क्या है। बिल्कुल, बताइए। होम्योपैथी में नोसोड एक ऐसी दवा होती है जिसे बीमारी से जुड़े किसी जैविक पदार्थ से तैयार किया जाता है। अच्छा। इसके पीछे का विचार ये है कि ये उस बीमारी के प्रति शरीर की जो एक गहरी प्रवृत्ति होती है या झुकाव होता है उसको संबोधित करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से बीमारी की छाप या मेमोरी पर काम करता है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि कार्सिनोसिन उन लोगों से जुड़ा है जिनके परिवार में किसी गंभीर बीमारी का इतिहास रहा हो। और हाँ, और जिनका स्वभाव भी कुछ खास तरह का हो, जिसे हम आम भाषा में परफेक्शनिस्ट कहते हैं। परफेक्शनिस्ट, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोफाइल को पूरी तरह से समझें, उनके मन की बनावट से लेकर उनके शरीर के संकेतों तक। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत किसी एक चीज पे नहीं बल्कि कई अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये किसी इंसान को कई अलग अलग एंगल से देखने जैसा है। उसका स्वभाव, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी आदतें, सब कुछ एक ही धागे में पिरोया हुआ है। हाँ। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है, यानी मन और स्वभाव से। दस्तावेज में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फस्टिडियस। फस्टिडियस, हाँ। यानी ऐसा इंसान जिसे हर चीज बिल्कुल सही, अपनी जगह पर और परफेक्ट चाहिए। हर काम में एक तरह की सटीकता और परफेक्शन की तलाश। हाँ, और ये परफेक्शनिज्म सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं रहता होगा। नहीं, ये उनके पूरे अस्तित्व में समाया होता है और इसी से जुड़ी है उनकी अति संवेदनशीलता। अच्छा। स्रोत एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं कि ऐसे बच्चे अक्सर बहुत अच्छे या बहुत संस्कारी माने जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, वो कभी जिद नहीं करते, हमेशा कहना मानते हैं। ये तो सुनने में एक अच्छी बात लगती है, लेकिन क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि ये अच्छापन असल में एक तरह की दबी हुई बेचैनी या डर का बाहरी रूप है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये अच्छापन अक्सर डांट डपट के गहरे डर से आता है। उन्हें एक सामान्य सी डांट भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अच्छा। जैसे किसी ने उन्हें बहुत गहरी चोट पहुंचा दी हो। ओहो। और उनकी यही संवेदनशीलता संगीत के प्रति भी दिखती है। संगीत उन्हें या तो बहुत ज्यादा खुशी दे सकता है या बहुत गहरे दुख में डुबो सकता है। हाँ, यहाँ तक कि रुला भी सकता है। मतलब उनकी भावनाएं हमेशा चरम पर रहती हैं और स्रोतों में एक जल्दबाजी की भावना का भी जिक्र है। हाँ, जैसे हमेशा किसी चीज के लिए देर हो रही हो। हाँ, एक आंतरिक बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर एक घड़ी है जो हमेशा तेज चल रही है। ये उस परफेक्शनिस्ट स्वभाव का ही एक हिस्सा है। हर काम जल्दी और सही तरीके से खत्म करने का दबाव। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो उन्हें कभी शांत नहीं बैठने देती। बिल्कुल। तो ये तो हुई अंदर की बात, पर स्रोतों में जो सबसे दिलचस्प चीज मुझे लगी वो ये है कि अंदरूनी स्वभाव बाहर कैसे झलकता है। हाँ, यानी उनके शरीर पर इसके क्या संकेत दिखते हैं। बिल्कुल। ये बहुत आकर्षक हिस्सा है। स्रोत कुछ खास शारीरिक लक्षणों का जिक्र करते हैं जो इस प्रोफाइल के साथ अक्सर देखे जाते हैं। जैसे बहुत सारे तिल होना। अच्छा। खास तौर पर छाती और पीठ पर। और एक बहुत ही अनोखा लक्षण बताया गया है, आंखों का वो जो सफेद हिस्सा है, स्क्लेरा। हाँ, उसका नीलापन लिए होना। नीला स्क्लेरा, ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्या स्रोतों में इसका कोई संभावित कारण बताया गया है या ये सिर्फ एक अवलोकन है? स्रोत इसे एक पैटर्न के हिस्से के रूप में देखते हैं। एक पैटर्न? हाँ, वे इसे किसी एक कारण से नहीं जोड़ते बल्कि ये कहते हैं कि जब ये लक्षण परफेक्शनिस्ट स्वभाव और परिवार के स्वास्थ्य इतिहास जैसी दूसरी चीजों के साथ मिलता है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। ये बाहरी संकेत उस अंदरूनी बनावट की ओर इशारा करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से शरीर की अपनी भाषा है। सही कहा, जो किसी खास प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रही होती है। ये दिलचस्प है, शरीर एक कहानी कह रहा है, तो क्या उनकी आदतें और इच्छाएं भी उसी कहानी का हिस्सा हैं? बिल्कुल। मैं खान-पान और दूसरी पसंद नापसंद की बात कर रही हूँ। और यहाँ आकर ये प्रोफाइल और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। स्रोतों के अनुसार इन लोगों में कुछ चीजों को खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। क्या क्या? जैसे नमक, फैट यानी चिकनाई वाली चीजें, और अंडे
साथ ही फल और मसालेदार खाना भी पसंद होता है। लेकिन एक मिनट, बहुत से लोगों को नमक या फैट पसंद होता है, तो इसको कार्सिनोसिन से खास तौर पर कैसे जोड़ा गया है? मतलब इसमें कुछ अलग है क्या? सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ बात सिर्फ पसंद की नहीं, बल्कि एक तीव्र इच्छा या क्रेविंग की है। एक क्रेविंग? हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि इस लक्षण को अकेले नहीं देखा जाता। जब ये तीव्र इच्छा उस परफेक्शनिस्ट स्वभाव, नीले स्क्लेरा और पारिवारिक इतिहास के साथ जुड़ती है, तब ये एक खास पैटर्न बनाती है। समझ गई। ये पहेली के एक टुकड़े की तरह है, जो अकेले शायद उतना मायने ना रखें, लेकिन दूसरे टुकड़ों के साथ मिलकर पूरी तस्वीर बना देता है। समझ गई। ये पैटर्न को पहचानने के बारे में है। लेकिन खान पान से हटकर भी कुछ इच्छाओं का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। कौन सी? यात्रा करने की बहुत इच्छा और नाचने का शौक। ये तो जीवन शैली से जुड़ी इच्छाएं हैं। और यही इस प्रोफाइल की गहराई है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत मायने रखता है। कैसे? स्रोत में एक सेक्शन है मोडालिटीज का, जिसका मतलब है कि किन चीजों से आराम मिलता है या तकलीफ होती है। अच्छा। वहां साफ लिखा है कि नाचने और संगीत से, खुली हवा में रहने से और एक छोटी झपकी लेने से बेहतर महसूस होता है। वाह! तो ये परफेक्शनिस्ट स्वभाव एक प्रेशर कुकर की तरह है, और नाचना या घूमना उस स्टीम को रिलीज करने का एक वॉल्व है। वाह! क्या कमाल का कनेक्शन है। तो जो नाचने का शौक है वो महज एक पसंद नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसी गतिविधि है जिससे उन्हें सच में आराम मिलता है, उनकी बेचैनी कम होती है। बिल्कुल। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या ये शारीरिक गतिविधि की वजह से है या संगीत के भावनात्मक असर की वजह से? स्रोत इसे दोनों के मिले-जुले असर के रूप में देखते हैं। नाचना एक लयबद्ध शारीरिक गतिविधि है जो दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालती है, और संगीत, जैसा हमने पहले बात की, उनकी संवेदनशील भावनात्मक दुनिया से सीधे जुड़ता है। तो ये उनके मन और शरीर दोनों के लिए एक तरह की थेरेपी बन जाता है। एकदम सही। इसी तरह यात्रा करने की इच्छा उस खुली हवा में बेहतर महसूस करने से जुड़ी है। ये तो हुए उनके कोपिंग मैकेनिज्म, पर उस तकलीफ के बारे में क्या जिसका वे सामना कर रहे हैं? उनके स्वास्थ्य के इतिहास के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? यहाँ आकर तस्वीर का वो हिस्सा सामने आता है जो थोड़ा गंभीर है। नींद ना आना यानी इंसोम्निया, वो एक बहुत बड़ा लक्षण बताया गया। अच्छा। या तो उन्हें नींद आने में ही बहुत मुश्किल होती है, या फिर वे रात में घंटों तक जागते रहते हैं। और ये सीधे तौर पर उस जल्दबाजी और चिंता वाली मानसिक स्थिति से मेल खाता है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। बिल्कुल। जब मन शांत नहीं है तो नींद कैसे आएगी? और सिर्फ मन ही नहीं, शरीर भी प्रभावित होता है। पेट से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र है। हाँ, पुरानी कब्ज या इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जैसे लक्षण आम बताए गए हैं। इसके अलावा श्वसन प्रणाली भी अक्सर प्रभावित होती है। दस्तावेज में लगातार होने वाली सूखी, परेशान करने वाली खांसी, और बचपन में बार बार निमोनिया या काली खांसी होने का इतिहास। हाँ, इन सब का जिक्र है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें शरीर के कई सिस्टम एक साथ प्रभावित होते दिख रहे हैं। नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। और ये सब उस पारिवारिक इतिहास से कैसे जुड़ता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी? यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। स्रोत बताते हैं कि ये पूरी प्रोफाइल तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब परिवार में कैंसर, हाँ, कैंसर, तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस या मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का एक मजबूत इतिहास रहा हो। इसे एक तरह का वंशानुगत बोझ माना जाता है जो व्यक्ति की संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल उन बच्चों के लिए भी किया जाता है जिनका शारीरिक विकास धीमा हो, लेकिन जो बहुत संवेदनशील और सहानुभूति रखने वाले हों। तो ये सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं है, बल्कि स्वभाव के बारे में भी है। बिल्कुल। धीमे शारीरिक विकास के बावजूद भावनात्मक रूप से वे बहुत विकसित और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाले होते हैं। सही कहा। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। ये दिखाता है कि विकास सिर्फ शारीरिक या बौद्धिक नहीं होता, भावनात्मक विकास भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, और इस प्रोफाइल में ये बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। इस प्रोफाइल को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मुझे लगता है कि इसकी तुलना दूसरों से करना बहुत मददगार होगा। हाँ। स्रोतों में एक तुलनात्मक तालिका भी दी गई है। यह कार्सिनोसिन को सोरेनम और ट्यूबरक्युलेनम जैसे दूसरे नेजोड्स से अलग करके दिखाती है। हाँ, ये तुलना अंतर को बहुत साफ कर देती है। ये तालिका 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है: मुख्य इच्छा, मानसिक स्थिति और त्वचा। जैसे अगर हम मुख्य इच्छा को देखें तो कार्सिनोसिन में नमक, फैट और यात्रा की इच्छा प्रमुख है।
ठीक है। वही सोरेनम प्रोफाइल में गर्मी और बहुत ज्यादा भोजन की इच्छा होती है, और ट्यूबरक्युलिनम में खुली हवा और यात्रा की तीव्र इच्छा। तो यात्रा की इच्छा कार्सिनोसिन और ट्यूबरक्युलिनम दोनों में है। फिर इनमें फर्क क्या है? फर्क उनकी प्रेरणा में है। ये बहुत गहरा अंतर है। अच्छा। स्रोतों के अनुसार ट्यूबरक्युलिनम की यात्रा की इच्छा एक बेचैनी से आती है, कहीं टिकने का मन नहीं करता, हमेशा बदलाव चाहिए। लेकिन कार्सिनोसिन की यात्रा की इच्छा एक तरह की आजादी और सुकून की तलाश है, जो उस परफेक्शनिस्ट स्वभाव के दबाव से राहत देती है। मतलब एक में भागने की प्रवृत्ति है तो दूसरे में सुकून पाने की। बिल्कुल सही। ये तो बहुत बड़ा फर्क है, और मानसिक तौर पर भी ये काफी अलग है। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, कार्सिनोसिन वाला व्यक्ति परफेक्शनिस्ट और संवेदनशील है। हाँ। इसके विपरीत स्रोत के अनुसार सोरेनम प्रोफाइल में गहरी निराशा होती है, ठीक होने की उम्मीद छोड़ देने वाला भाव। और ट्यूबरक्युलिनम वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा, बेचैन और हमेशा बदलाव चाहने वाला होता है। वो कहीं भी आसानी से घुल मिल जाता है, लेकिन कहीं भी टिकता नहीं है। और त्वचा के मामले में भी फर्क स्पष्ट है। कार्सिनोसिन में बहुत सारे तिल हैं। हाँ। सोरेनम में त्वचा मैली, तैली और बहुत ज्यादा खुजली वाली बताई गई है। जबकि ट्यूबरक्युलिनम प्रोफाइल में रेशमी, मुलायम बाल और लंबी पलकों जैसे लक्षण हैं, जो बिल्कुल अलग हैं। सही कहा। ये तुलना वाकई दिखाती है कि हर प्रोफाइल की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान है। हाँ, ये छोटे छोटे विवरण ही हैं जो एक प्रोफाइल को दूसरी से अलग करते हैं और सही समझ बनाने में मदद करते हैं। तो इन सभी लक्षणों, इच्छाओं और पारिवारिक इतिहास को एक साथ रखने के बाद आखिर में खुराक के बारे में क्या बताया गया है? अगर ये प्रोफाइल किसी से मेल खाती है तो इसे कैसे इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है? क्योंकि इसे गहरा असर करने वाला नोसोड माना जाता है, इसलिए स्रोत उच्च पोटेंसीज यानी हाई पोटेंसीज में खुराक की सलाह देते हैं, जैसे 200C या M। हाँ, अब इन नंबरों का मतलब समझना जरूरी है। होम्योपैथी में पोटेंसी का मतलब है कि दवा को कितना पतला किया गया है। नंबर जितना ज्यादा होता है, दवा उतनी ही ज्यादा पतली और उतनी ही ज्यादा गहरी असर करने वाली मानी जाती है। अच्छा, तो हाई पोटेंसी का मतलब तेज असर नहीं बल्कि गहरा असर है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत इसे बार बार देने की सलाह नहीं देते। अच्छा। एक खुराक देने के बाद लंबे समय तक इंतजार करने को कहा जाता है, ताकि शरीर को उस पर प्रतिक्रिया करने का पूरा समय मिल सके। मतलब इसका असर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें, तो कार्सिनोसिन की प्रोफाइल एक ऐसे व्यक्ति की है जो अंदर से बहुत संवेदनशील और परफेक्शनिस्ट है। ये आंतरिक स्थिति उसके शरीर पर नीली स्क्लेरा या बहुत सारे तिलों के रूप में दिखती है। सही है। उसकी आदतें, जैसे नमक खाने की तीव्र इच्छा या नाचने का शौक, असल में उसके आंतरिक तनाव को संतुलित करने के तरीके हैं। बिल्कुल। और ये सब उस पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास की छाया में होता है जिसमें कैंसर या मधुमेह जैसी बीमारियां शामिल हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। यह इस विचार को मजबूत करता है कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सभी पहलुओं को एक साथ देखना कितना जरूरी है। हाँ, स्रोत हमें यही दिखा रहे हैं कि एक परफेक्शनिस्ट दिमाग, नमक खाने की इच्छा और परिवार में कैंसर का इतिहास, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब जुड़ी हुई हैं। ये सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। यह बातचीत अपने पीछे सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। स्रोतों ने नाचने और यात्रा करने जैसी इच्छाओं को, जो कि बहुत ही व्यक्तिगत और रचनात्मक लगती हैं, एक परफेक्शनिस्ट दिमाग और गंभीर बीमारियों के पारिवारिक इतिहास से जोड़ा है। सही बात है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है। हमारी गहरी व्यक्तिगत आदतें और इच्छाएं, जैसे कि हमें किस तरह के संगीत से सुकून मिलता है या हम छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करते हैं, वे उन जैविक कहानियों से किस तरह जुड़ी हो सकती हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं।